हेलो बच्चों, मैं हूं महेश मौर्य और आपका एक प्यारा सा चैनल है महेश मौर्य क्लासेस। इसमें मैं आपको फिजिक्स के लेक्चर दे रहा हूं जिसमें आपको वैद्युत क्षेत्र और कूलाम के नियम में दे चुका हूं। अब आपका नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है वैद्युत फ्लक्स। कि वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं कि विद्युत क्षेत्र रेखा की वजह से ही स्टार्ट होता है। कि वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं। जो हमारा वैद्युत क्षेत्र मैंने पीछे पढ़ाया आपको, वो केवल बिंदु आवेशों के लिए होता है। लेकिन वैद्युत फ्लक्स क्या करता है कि इसमें गॉस का नियम भी आता है। ये क्या करता है कि अगर आपके पास शीट है, किसी प्रकार के गोले हैं, परत है, अनंत लंबाई का तार है, तो उसके लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस तरीके से निकालेंगे ये हमें एक्सप्लेन करता है। ठीक, तो मैं सबसे पहले आपको ये बता रहा हूँ कि वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं। तो वैद्युत फ्लक्स क्या होता है कि मान लेते हैं कि हमारे पास एक पृष्ठ है। ठीक है, ये कोई हमारे पास पृष्ठ है। तो वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा सीधे सीधे क्या कहती है कि किसी पृष्ठ के अविलंबवत, किसी भी पृष्ठ के अविलंबवत गुजरने वाली वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या की माप को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक, तो इससे पहले इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक पॉइंट आता है जिसे हम कहते हैं क्षेत्रफल सदिश। ठीक, हम कहते हैं क्षेत्रफल सदिश किसे कहते हैं, ये हमें समझना होता है। तो मैंने ये मान लिया कि हमारे पास ये एक आयताकार प्लेट है जिसका क्षेत्रफल s है। ठीक, और मैंने एक इस पर एकांक सदिश ले लिया n। एकांक सदिश ले लिया मैंने, इस पर क्या n ले लिया, मैंने n कैप ले लिया। तो जो ये पॉइंट होगा ये हमारा s वेक्टर को दर्शाएगा, या a भी ले सकते हैं, s और a लिख देता हूं मैं। तो किसी भी क्षेत्र पर, क्षेत्रफल पर जब हम n कैप लेते हैं, एकांक सदिश ले लेते हैं, तो वो जो हिस्सा होता है ये टर्म, ये हमें क्षेत्रफल सदिश को प्रदर्शित करता है। ठीक, तो अगर आपसे कोई पूछता है कि क्षेत्रफल सदिश क्या होता है, तो जब किसी पृष्ठ पर, जब किसी क्षेत्रफल पर एकांक सदिश लिया जाता है तो उसी बिंदु को क्षेत्रफल सदिश कहा जाता है। अब जो हमारा फ्लक्स होता है ये क्या कहता है कि वैद्युत फ्लक्स किस तरीके से आप निकालेंगे। तो जो वैद्युत फ्लक्स होता है ये इसी पर डिपेंड करता है। ये कहता है कि किसी भी पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली रेखाओं की संख्या की माप को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। मैंने क्या कहा कि किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली वैद्युत क्षेत्र रेखाओं, वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या की माप वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। ठीक, किसी भी क्षेत्र हो उसके लंबवत अगर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं जाएंगी तो उनकी संख्या ही वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। जैसे मान लेते हैं कि हमारा कोई पृष्ठ है और इससे वैद्युत क्षेत्र रेखाएं निकल रही हैं, ये तो यही जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं इन्हीं की संख्या की माप को वैद्युत फ्लक्स कहा जाता है। तो ये जो हमारा हमने मान लिया कि ये हमारा कोई पृष्ठ है और इससे वैद्युत क्षेत्र रेखाएं निकल रही हैं। ठीक, और ये पृष्ठ जो है वो इस तरीके से, ये मैंने इसको यहाँ पर इस तरीके से दर्शा रखा है और ये पृष्ठ हमारा इस तरीके से। तो जब मैं आपसे कहूँगा कि बताइए इसका क्षेत्रफल सदिश किधर आएगा, तो आप कहेंगे कि इसका क्षेत्रफल सदिश या तो इधर हो सकता है या तो इधर हो सकता है। ठीक, तो मैं ये मान लेता हूँ कि चलिए उस साइड है, कोई दिक्कत नहीं। तो वैद्युत फ्लक्स क्या होता है कि फाई बराबर में ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर के अवकलन के गुणनफल के बराबर होता है। जो वैद्युत फ्लक्स होता है इसे फाई से दर्शाते हैं और ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश के गुणनफल के बराबर होता है। जब इसको तोड़ते हैं तो ये बनता है फाई बराबर ई ए कॉस थीटा। ठीक, ये बनता है फाई बराबर ई ए कॉस थीटा, जहां पर जो थीटा होता है ये क्षेत्रफल सदिश और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीच का कोण होता है।
तो इसका हमने ये देखा कि जब हम इस पर क्षेत्रफल सदिश खींच रहे हैं तो ये भी हम विलंब होते हैं, यानी कि ए का मान ए वेक्टर भी इधर ही जा रहा है और ई इधर ही जा रहा है। तो इन दोनों के बीच का कोण इसमें क्या है, तो दोनों समांतर है, तो दोनों के बीच का कोण थीटा है। ठीक, तो ये बन जाता है हमारा ए फाई बराबर में ई ए कॉस थीटा। इसी तरीके से कहते हैं कि अगर फाई हो, ठीक, डी फाई हो, छोटे से पृष्ठ से निकालना हो, तो हम इसे कह देते हैं ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, यानी कि छोटे से पृष्ठ से निकालेंगे तो डी ए और ये भी डी ए हो जाएगा। और जब इसका समाकलन करते हैं इस तरीके से तो डी फाई का समाकलन फाई और ये बन जाता है ई वेक्टर समाकलन डी ए वेक्टर। ठीक, तो ये भी हमारा एक तरह से फॉर्मूला निकल कर आ जाता है। तो ये था फ्लक्स के बारे में। तो किसी पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या की माप को वैद्युत फ्लक्स कहा जाता है। मैंने इस वाले स्ट्रक्चर में दोनों आपको थीटा का मान, अभी दोनों चूंकि एक समांतर हैं तो यहाँ थीटा का मान जो है इस वक्त 0 है। ठीक, लेकिन अगर मैंने कोई पृष्ठ ले लिया, इसी तरीके से मैंने ये पृष्ठ ले लिया, ये एक छोटा सा और पृष्ठ ले लेता हूँ, और मैंने कहा कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं इस तरीके से निकल रही हैं। ठीक, ये वैद्युत क्षेत्र रेखाएं इस तरीके से निकल रही हैं, तो आप कहेंगे कि ये तो थोड़ी तिरछी हैं, तो मैं ये कहूँगा कि जो इसका क्षेत्रफल सदिश होगा वो कुछ इस तरीके से जाएगा। तो क्षेत्रफल सदिश और इसके बीच क्या कोण बना, थीटा। क्या कोण बना, थीटा। तो इसका कुल वैद्युत फ्लक्स का मान फाई बराबर ई ए कॉस थीटा होगा। ठीक, आपको ये ध्यान रखना होता है कि जो ये थीटा होता है ये क्षेत्रफल सदिश और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच का कोण होता है, न कि पृष्ठ और वैद्युत क्षेत्र रेखा के। मैंने कहा क्षेत्रफल सदिश और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच का कोण होता है। अगर ये कोण ले लेंगे तो ये हमारा पृष्ठ का हो जाएगा, पृष्ठ का कोण इसमें नहीं लेना होता है। ठीक, फिर यहाँ पर 3-4 केस बनने शुरू हो जाते हैं कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं, बताइए कि अधिकतम फ्लक्स कब होगा, न्यूनतम फ्लक्स कब होगा, ये सारी चीज़ें हमें इसमें क्लियर करनी होती है। ठीक, तो जब थीटा का मान 0 हो, थीटा का मान क्या हो, 0 हो, तो मैं कहूँगा कि जब थीटा का मान 0 रहेगा तो जो फाई का मान है वो ई ए कॉस थीटा के बराबर होगा, यानी कि फाई बराबर में ई ए, और थीटा का मान जैसे ही 0 रखेंगे तो cos 0 और cos 0 का जो मान होगा वो 1, तो फाई बराबर ई है। यानी कि जो अधिकतम cos थीटा cos 0 डिग्री का अधिकतम मान 1 ही होता है, यानी कि फाई का जो अधिकतम मान है वो कितने डिग्री पर होगा, तो 0 डिग्री पर। ठीक, दूसरा कंडीशन आता है कि यदि मान लेते हैं कि ये हमारे पृष्ठ है, ये हमारा कोई पृष्ठ है और वैद्युत क्षेत्र रेखा इस तरीके से जा रही है। ठीक, तो ई वेक्टर इधर हो गया और इसका जो क्षेत्रफल सदिश है वो ऊपर आ जाएगा, तो थीटा का मान कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। यानी कि इस समय फाई बराबर में ई ए कॉस 90 डिग्री होगा और कॉस 90 का मान 0 होता है, तो ये टोटल टर्म ही 0 हो जाएगी, यानी कि फाई का मान कितना आ जाएगा, 0। ठीक, इसका मतलब ये निकल कर आया कि जब थीटा का मान 90 डिग्री होता है तो फ्लक्स का मान 0 होता है, यानी कि कम हो जाता है। ठीक, फिर बात आती है कि अगर थीटा का मान लेते हैं 180 डिग्री हो जाए। ठीक, जो ये होता है ये वाला हिस्सा ये क्षेत्रफल सदिश के साथ होता है, क्योंकि थीटा का मान कितना आया था इसमें, 0, तो क्षेत्रफल सदिश भी इधर ही होगा और वैद्युत क्षेत्र रेखाएं भी इसी दिशा में होती हैं। ठीक, तो ए वेक्टर भी ऊपर, ई वेक्टर भी ऊपर, जो थीटा का मान है वो 0, लेकिन इसमें ई वेक्टर इधर, ए वेक्टर इधर, तो थीटा का मान 90, 0। लेकिन जब थीटा का मान 180 हो जाए, यानी कि मान लेते हैं कोई पृष्ठ है हमारा इस तरीके से, गोलाकार मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वृत्ताकार है, और वैद्युत क्षेत्र रेखाएं मैंने मान ली कि इधर जा रही हैं, और जो मैंने इसका क्षेत्रफल सदिश बना लिया वो हमारा पीछे की ओर हो गया ए वेक्टर। तो इस समय पर जो थीटा का मान होता है विपरीत होने की वजह से 180 डिग्री हो जाता है। ठीक, ई उधर गया, ए इधर, एक दूसरे के विपरीत 180 डिग्री। तो 180 डिग्री पे जो फाई का मान निकल कर आता है वो माइनस के ई ए हो जाता है, क्योंकि cos 180 का मान -1 होता है, और जब माइनस का गुणा करेंगे तो हमें माइनस के ई ए मिलेगा। तो इस फ्लक्स को हम कहते हैं प्रवेशित फ्लक्स। ठीक, इसको कहते हैं प्रवेशित फ्लक्स और इसको कहते हैं निर्गत फ्लक्स। ठीक, इस तरीके से हम याद रख सकते हैं।
अब आता है कि ठीक है, वैद्युत फ्लक्स के बारे में अपने ये सब क्लियर कर लिया, ये तीनों के तीनों केस थे। तो जो वैद्युत फ्लक्स होता है इसका मात्रक क्या होगा, बीमा क्या होगा, ये सब हमें इसमें भी निकालना होता है। तो अभी भी हमने पढ़ा कि जो फाई होता है ये ई ए के बराबर होता है, कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा के बराबर होता है। तो अगर मात्रक निकालना है इसका तो हम कह सकते हैं ई का मात्रक न्यूटन प्रति कूलम और क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, तो इसका मात्रक हो जाता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ठीक, तो ये फाई का मात्रक आता है। अगर इसका इसी तरीके से विमीय सूत्र निकालना हो तो विमीय सूत्र जो हम निकालते हैं न्यूटन, इसका होता है m1 L1 t पर माइनस के 2 मीटर स्क्वायर, तो L2 होता है इसका। ठीक, और कूलम तो इसका होता है AT, Q बराबर IT, तो I का एम्पियर और T का T लिख दिया मैंने। और जब इसको सभी को ऊपर नीचे करते हैं, ये एम्पियर वाला है, ये ध्यान रखना है, m1 तो ये L3 हो जाएगा, ये T पे -2, A पर -1 और T पर -1, तो कुल मिलाकर ये बनेगा m1 L3 T पर -3 A पर -1, तो ये हमारा विमीय सूत्र निकल कर आता है। ठीक, अब इसके बेस पर कुछ न्यूमेरिकल बन जाते हैं फ्लक्स वाले की, बताइए कि किस पृष्ठ से कितना अधिक फ्लक्स निकलेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन में आपको सामने 3 क्वेश्चन लिख रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा कोई अर्धगोला है इस तरीके से, इसमें जो आवेश है हमारा या फिर हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक बंद पृष्ठ है, इसमें टोटल जो इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल रही है इस साइड, वो 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम है, और ये हमारा एक वृत्त है, सर्कल है, प्लेट है, तो इसका क्षेत्रफल सदिश किधर जाएगा, इधर हो जाएगा या अंदर की ओर। तो इसमें और इसमें कितने डिग्री का कोण, 90, तो हम डायरेक्टली बता सकते हैं कि फाई बराबर डायरेक्टली हमारा ई ए कॉस 90 होगा, यानी कि इस पृष्ठ से जो मान निकलेगा फ्लक्स का वो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक, फिर 2-3 तरह के क्वेश्चन और कर लेता है कि अगर क्षेत्रफल इतना हो तो किस तरीके से को निकालेंगे। तो अब मैं आपको ले चलता हूँ थोड़ा सा इसके आगे, फ्लक्स के बाद गॉस के नियम पे। ठीक, गॉस का नियम, गॉस का नियम क्या होता है। ठीक, तो जो गॉस का नियम होता है, ये गॉस एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने ये फ्लक्स के बारे में और वैद्युत क्षेत्र के बारे में, किसी पृष्ठ से वैद्युत क्षेत्र के बारे में बताया था। तो गॉस का नियम क्या कहता है कि किसी बंद पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स का मान, किसी बंद पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स का मान, उसमें आप उपस्थित आवेश का 1/ε गुना होता है, 1/ε गुना होता है। ये गॉस के नियम ने कहा था कि कोई भी हो पृष्ठ हो, बंद होगा, तो उसमें जितना आवेश होगा वो आवेश और 1/ε गुणों के बराबर हमारा फ्लक्स हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा कोई पृष्ठ है, इसमें टोटल आवेश Q है, तो इससे जो निर्गत फ्लक्स होगा फाई, वो Q और 1/ε0 के बराबर होगा। ठीक, तो Q/ε0 हम इसे कह सकते हैं। तो यहाँ से हमें 2 फॉर्मूले मिल जाते हैं कि एक हमने पीछे पढ़ा था, फाई बराबर में E वेक्टर डॉट टी ए वेक्टर, आप ये भी लगा सकते हैं, कॉस वाला भी लगा सकते हैं, और दूसरा मिला हमें Q/ε0। तो ये जो गॉस का नियम होता है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जो कि आपको याद होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे हमें फ्लक्स के जो है वो 2 सूत्र मिल गए, एक फाई बराबर में E वेक्टर समाकलन डी ए वेक्टर। ठीक, और दूसरा कहता है, ये डी ए का मतलब बंद हो जाता है, इस बंद की वजह से हमने इसे इस्तेमाल किया। अब जो ये नियम है कि उसमें उपस्थित आवेश का 1/ε की जरूरत, तो उपस्थित आवेश Q है और इसका 1/ε गुना हुआ है। ठीक, जैसे मान लेते हैं एक क्वेश्चन हो जाए इस पे कि ये पृष्ठ है, Q1, Q2, Q3, Q4 आवेश है, तो
तो इससे कुल फ्लक्स का मान कितना होगा, तो हम डायरेक्टली कहेंगे कि इसमें उपस्थित कुल आवेश, उपस्थित आवेश, तो टोटल आवेश कितने हैं ये देखना है, इसमें उपस्थित कुल आवेश, लीजिए मैं कुल लिख लेता हूँ, कुल आवेश, तो कुल आवेश क्या हो जाएंगे, तो Q1, Q2, Q3, Q4 ये कुल आवेश हो गए, तथा एप्सिलॉन 0, तो हमने इसे एप्सिलॉन 0 ले लिया, ठीक, ये निर्वात में माने जा रहे हैं, ठीक। तो ये होता है फ्लक्स के बारे में, और ये गॉस का नियम था। आगे धीरे धीरे मैं आपको गॉस के नियम की उत्पत्ति और इसके अनुप्रयोग धीरे धीरे क्लियर करता रहूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक।